दोस्तों एक और वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज की ये वीडियो रिपोर्ट हिंदी में होगी। इसका एक बड़ा कारण है कल की मेरी रिपोर्ट जिसमें कि गोल्डी बराड़ मेन मास्टरमाइंड सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड केस का उसकी इंटरव्यू जो मैंने की थी उसमें ज़्यादातर हिस्सा पंजाबी में था। उस इंटरव्यू को एक्सप्लेन और इंटरप्रेट करना यानी कि उसका अर्थ निकालने की कोशिश भी करेंगे और क्या कुछ गोल्डी बराड़ ने कहा और उसमें से कितनी बातें सही थी और कितनी बातें गलत। कुछ बातें झूठ भी हो सकती हैं, कुछ बातें एग्जैजरेशन जिसे अतिशोक्ति कहते हैं वो भी हो सकती है, यानी कि पंजाबी से बधा चढ़ा के कई गल्ला बाता। गोल्डी बराड़ की इस पूरी बातचीत को जिसको कि हमारे हिंदी के व्यूअर्स ज़्यादा समझ नहीं पाए भाषा के कारण भी और जो सिग्नल ऑडियो सिग्नल की जो क्लैरिटी ना होने की वजह से उनके लिए आज का ये वीडियो है। और इसी वीडियो में मैं कुछ फैक्ट चेक चीज़ों को भी करूंगा, यानी कि जो बातें जो दावे जो दलीलें गोल्डी बराड़ ने दी हैं उनमें कितना वजन है, कितना दम है, क्योंकि इस बातचीत को ऑन द फेस वैल्यू नहीं लिया जा सकता। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की ये वीडियो शुरू करूं, मैं सबसे पहले आपको या उन लोगों को जिन्होंने की टिप्पणियां की हैं पिछले वीडियो पर, हालांकि उस वीडियो को बहुत देखा गया है लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे क्रिमिनल को गोल्डी बराड़ जैसे को अपने चैनल पर मंच देने का मतलब क्या है और इसका मायना क्या है, ये मंच शायद नहीं दिया जाना चाहिए था। तो मैं उन सभी लोगों को ये चीज़ साफ कर देना चाहता हूं कि इस टेलीफोनिक इंटरव्यू की बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है इस केस में, यानी कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड केस का ये इकलौता कन्फेशन है। इट इज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट विच सफिशिएंटली हैज टू बी कोरॉबोरेटेड। इस चीज को आप और ऑथेंटिकेट करेंगे उन शूटरों की मदद से जो कि पकड़े गए हैं, जो हथियार पकड़े गए हैं, जो अभी तक नहीं पकड़े गए और पकड़े जाएंगे, उन सभी लोगों से आप इस आपराधिक साजिश को बेनकाब होता हुआ देखेंगे। और हमारे देश की पुलिस, खास करके पंजाब पुलिस जो इस केस की तफ्तीश कर रही है, उस पुलिस के पास गोल्डी बराड़ का मेरे द्वारा किया गया ये इंटरव्यू एक सबसे अहम कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि अदालत में जब भी इस केस का ट्रायल चलता है, चाहे वो उन लोगों के खिलाफ चले जो कि इस वक्त हिरासत में हैं या फिर उन लोगों के खिलाफ चले जो कि कभी ना कभी पकड़ लिए जाएंगे, इस कन्फेशनल स्टेटमेंट को, इस प्रूफ को अदालत में रखा जाएगा। और वहां पे वो सभी बातें जो कि गोल्डी बराड़ ने कही 120B आपराधिक साजिश गोल्डी बराड़ की ये है, इस चीज को स्थापित करने में मददगार होगी। जो लोग ये सवाल और किंतु परंतु कर रहे हैं कि इस तरीके के लोगों को स्क्रीन पर नहीं लाना चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं करनी चाहिए, ये बच्चे हैं, नौसीखे हैं। ट्विटर पे मैं बहुत यंग ब्रिगेड को देख रहा हूं, अपने आप को सिद्धू मूसेवाला के कॉज के साथ रिलेट जितना मर्जी वो कर लें, लेकिन आखिर में आपको अदालतों में, कचहरियों में कानून व्यवस्था के मुताबिक सभी चीज़ों को करना है और उस मापदंड के हिसाब से ये इंटरव्यू बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी वक्त जब हम इस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, आज देवेंद्र बंबिहा गैंग, यानी कि वो गैंग जो कि लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है पंजाब में, उसने भी एक पोस्ट डाली है जिसमें कि ये दावा किया गया है कि ये जो इंटरव्यू गोल्डी बराड़ का था ये एक फेक आदमी ने इंटरव्यू किया है, गोल्डी बराड़ ने किया ही नहीं है। ये उस पोस्ट का पहला हिस्सा था और आखिर की कुछ लाइनों में कहा गया है कि गोल्डी बराड़ को वो खुलेआम चुनौती देते हैं कि अगर कोई भी बदला किसी से उसने लेना है तो वो देवेंद्र बंबिहा गैंग के मेंबर से लेके दिखाए, चाहे भारत में हो चाहे कनाडा में। इसी पोस्ट में देवेंद्र बंबिहा गैंग ने यह स्पष्ट किया है कि सिद्धू मूसेवाले का किसी भी तरीके से उनके गैंग की गतिविधियों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद इस मामले का राजनीतिकरण किया गया है। इस इंटरव्यू के जरिए गोल्डी बराड़ या जो भी ये तथाकथित गोल्डी बराड़, ये देवेंद्र बंबिहा गैंग कह रहा है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि गोल्डी बराड़ की आवाज थी, लेकिन देवेंद्र बंबिहा गैंग ये कह रहा है कि ये गोल्डी बराड़ नहीं था। ये उनकी सोशल मीडिया पोस्ट जो कि मुझे भी फेसबुक के माध्यम से प्राप्त हुई है, वह उसी जानकारी को आपके सामने रख रहा हूं। बंबिहा गैंग ने अपनी इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की है, हालांकि अगेन इसकी ऑथेंटिसिटी और वेरासिटी को मैं पक्का नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मुझे अपने इनबॉक्स में देवेंद्र बंबिहा गैंग के मैसेज के रूप में ये पोस्ट मिली है, सो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आई डोंट नो वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। उन्होंने ये भी कहा है कि कई कत्ल मामलों में सिद्धू मूसेवाले का नाम उछालना बिल्कुल गलत है, ये मामले का राजनीतिकरण करना है, किसी के मरने के बाद उसकी इस तरीके की बातें करना सही नहीं है। विक्की मिड्डू खेड़ा कत्ल केस की बात हो या फिर बठिंडा के लहरा में जो डबल मर्डर केस मनप्रीत छल्ला और मनप्रीत विक्की का हुआ था, जिसके संबंध में गोल्डी बराड़ ने कल की मेरी इंटरव्यू में कुछ बातें कही थी, उनसे
सिद्धू मूसेवाले का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। और भी कई बातें देवेंद्र बंबिहा गैंग की इस लंबी चौड़ी पोस्ट में कही गई है। खैर ये बातें अपनी जगह हैं जो कि देवेंद्र बंबिहा गैंग अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कह रहा है, लेकिन गोल्डी बराड़ के दावों में कितना वजन था और उसने क्या बातें सही कही और कहां बातें अधूरी छोड़ दी, कहां वो कन्विंसिंग नहीं था, कहां मेरे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाया, बात को इधर उधर करता रहा, ये सारी बातें मैं आज आपके सामने करूंगा। हालांकि 4 से 5 पॉइंट को मैं आज टच करूंगा क्योंकि ये पहला भाग है इस एक्सप्लेनर और फैक्ट चेक रिपोर्ट की सीरीज का। जरूरी नहीं है कि मैं क्रम में एक के बाद एक ये रिपोर्ट्स दूं, लेकिन अपनी इस आज की इंटरव्यू में तकरीबन 4 से 5 ऐसे मेन सेंट्रल पॉइंट, केंद्रीय बिंदु हैं जिन पर हम आधारित रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्डी बराड़ किन चीजों को इवेड करता हुआ, यानी कि उनसे बचता हुआ नजर आया और उसके कहने और उसकी बातों से क्या मतलब, क्या बड़ा मायना निकाला जा सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गोल्डी बराड़ से। जो मैंने सवाल किया, जो मेरा पहला सवाल था, वैसे तो मैंने उससे ये पूछा था कि आपने ये किलिंग को, यानी कि सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को कोई सुपारी लेकर, किसी से पैसे लेकर, जिसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के रूप में किया हो सकता है, इस चीज को हम क्यों ना माने, क्योंकि कोई भी गैंग 25-30 करोड़ की सुपारी लिए बगैर इतना बड़ा हमला कैसे करेगा, इतने हथियारों के साथ हमला कैसे करेगा। उसने कस्में वगैरह खाई। गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाकर गोल्डी बराड़ दावे कर रहा था कि उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया और अपने भाइयों के लिए, यानी कि उसका तात्पर्य था विक्की मिड्डू खेड़ा, जो कि एक एविडेंट रीजन माना जा रहा है कि विक्की मिड्डू खेड़ा के बदले के रूप में सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, और उसने अपने भाई गुरलाल बराड़ की बात की। इन दोनों चीजों को मैं आज एग्जामिन करूंगा। सबसे पहले मैं विक्की मिड्डू खेड़ा की बात करता हूं, क्योंकि मेरा बड़ा सवाल यही था कि विक्की मिड्डू खेड़ा के साथ सिद्धू मूसेवाला का लिंक कैसे बना। उसका जो मैनेजर था शगुनप्रीत, उसका ताल्लुक तो इस हत्याकांड से जुड़ रहा था। यह माना गया कि 7 अगस्त 2021 को जो विक्की मिड्डू खेड़ा, जो कि एक स्टूडेंट लीडर थे, अकाली दल के लीडर थे, उनकी हत्या होती है। उस हत्याकांड में शगुनप्रीत का नाम आया था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का कोई लिंक नहीं जुड़ पा रहा था। कोई डायरेक्ट लिंक कभी भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, ना किसी पुलिस जांच पे, ना अदरवाइज। इस चीज को काफी हद तक उसने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। गोल्डी बराड़ ये कहता रहा, उसने 2 बड़े कारण बताए। एक कारण तो ये था जिसके तहत उसका मानना यह था कि अपने भारत वापसी से पहले अप्रैल के शुरुआती दिनों में और मार्च के आखिरी दिनों में दुबई में एक टूर था सिद्धू मूसेवाला का, और उस दुबई के टूर में शगुनप्रीत दुबई में उसके साथ था, उसके होटल में था। यह बात सही है, यह बात एक फैक्ट है। सिद्धू मूसेवाला और शगुनप्रीत के संबंध तो अच्छे थे, लेकिन शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर नहीं था। वो शो ऑर्गेनाइज कराता था, उसमें से जो भी उसका प्रोफेशन रहा होगा उस मुताबिक बहुत से सिंगर्स के वो शो ऑर्गेनाइज करवाता था। उसमें से सिद्धू मूसेवाला के भी कुछ शोज उसने समय समय पर ऑर्गेनाइज कराए, लेकिन शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर नहीं था। सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर कोई और था, और दुबई में ये जो मुलाकात और होटल में उनके इकट्ठे होने की बात कही जाती है, इसका फैक्ट चेक ये है कि सिद्धू मूसेवाला अपनी जो पूरी टीम थी, जिसमें 16-17 और उसके 2 साथी थे, और शगुनप्रीत, ये अलग अलग ग्रुप्स थे। शगुनप्रीत जो कि अपने 3-4 साथियों के साथ वहां आया था, और सिद्धू मूसेवाला अपने एक अलग ग्रुप के साथ वहां था। वहां उनकी दुबई में मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन इससे ये मायने लगा देने कि सिद्धू मूसेवाला ही विक्की मिड्डू खेड़ा की इस हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल था, ये मुझे लगता है कि शायद गलत होगा। उसके बाद जब दुबई से लोग वापस आते हैं, ये एक फैक्ट था कि शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया साथ के साथ निकल जाता है। शक भी पैदा होता है क्योंकि तब तक शगुनप्रीत का नाम जो था दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में आउट हो चुका था, लेकिन उसके ऑस्ट्रेलिया निकलने के बावजूद भी सिद्धू मूसेवाला पंजाब और भारत में रहे, अपने गांव में रहे। मूसेवाला को ना तो इस चीज का कोई डर था, ना ही उनके मन में कोई ऐसा चोर रहा होगा कि अगर विक्की मिड्डू खेड़ा के केस में शगुनप्रीत का नाम आ रहा है तो उससे उनका क्या लेना देना, और यही चीज मैं पहले की रिपोर्ट में स्पष्ट कर चुका हूं। लेकिन गोल्डी बराड़ बार बार इस चीज को हार्प कर रहा था कि शगुनप्रीत को फोकस नहीं किया गया, तफ्तीश सही नहीं की गई, और शगुनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भगाने में ही भी सिद्धू मूसेवाला का हाथ था, जबकि ये चीज एस्टैब्लिश नहीं हुई, ना ही पुलिस तफ्तीश में अब तक ये बात उभर कर सामने आई है। हाँ, शगुनप्रीत तक ये जांच थी। मैंने फिर सवाल ये भी उससे पूछा था कि अगर शगुनप्रीत का नाम, जो कि अप्रैल के महीने में सामने आया इस केस में, अगर सिद्धू मूसेवाला अप्रैल के महीने में ही एक सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेटर की भूमिका में उभरने शुरू हो रहे थे, तो इन लोगों को, यानी कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को उस पर हमले, यानी कि सिद्धू मूसेवाला पर हमले के लिए जो रैकीज और प्लानिंग थी, वो जनवरी 2022 या फिर सितंबर 2021 से करने की क्या जरूरत पड़ी थी। ये सवाल मैंने उसको 2 बार पूछा, लेकिन दोनों बार गोल्डी बराड़ ने इस सवाल को स्किप किया,
इसके जवाब में उसने बात को इस तरफ मोड़ा कि जो एक सिंगर हैं आर्नेट, उनके कोई रिश्तेदार हैं, वो इन शूटरों को, जो कि विक्की मिड्डू खेड़ा को मारने के लिए 5 या 6 अगस्त 2021 को मोहाली में आए थे और कुछ रेजिडेंसीज पे रहे थे, कुछ लोगों के घरों पे ये रुके थे। वहां पर खाना देने के लिए ये कुछ रिश्तेदार जो थे सिंगर के, उन द्वारा उन तक पहुंच की गई। ये सब चीजें गोल्डी बराड़ के मुताबिक एक एविडेंस है कि इस पूरी की पूरी साजिश के पीछे सिद्धू मूसेवाला हो सकते हैं। अब ये एक शक था और यही सवाल मैं उनसे बार बार पूछ रहा था कि आपने क्या सिर्फ एक शक के आधार पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी या करवा दी। दूसरा सवाल ये कि सिद्धू मूसेवाला ने कभी भी भारत छोड़ने की, भागने की कोशिश नहीं की। अगर उनको दिल्ली पुलिस या पंजाब पुलिस के पास जो विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस की तफ्तीश चल रही थी, अब तो उनकी सरकार भी नहीं थी, तो उनको डर होना चाहिए था अगर वो इन्वॉल्व होते, लेकिन वो तो पंजाब में बैठे थे। ऐसी परिस्थितियों में ये कारण मिल जाना या इसको कारण मान लेना कि सिद्धू मूसेवाला ही इस कॉन्स्पिरेसी में शगुनप्रीत के मास्टरमाइंड थे। इस पर गोल्डी बराड़ का यह भी दावा था कि कमजोर लोगों पर ही तो हाथ डलता है, तो तफ्तीशों में अगर शगुनप्रीत का नाम आ जाता है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, बड़े लोगों पर और तगड़े लोगों पर तो हाथ डलता नहीं है। तो इसी कारण एज पर गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला का नाम इस तफ्तीश में सामने नहीं आया। लेकिन क्या ये इतना बड़ा आधार था? मैंने सवाल पूछा कि आपने 60 दिन, जब इस केस में शगुनप्रीत का नाम आता है या सिद्धू मूसेवाला के साथ इस हत्याकांड को जोड़कर देखने की कोशिशें होनी शुरू होती हैं, कुछ मीडिया में रिपोर्टेड खबरें थी, ये बात आनी शुरू हो गई थी कि एक सिंगर का मैनेजर उसका हाथ है, रैकी वगैरह उसने करवाई, तो सिर्फ 60 दिन के अंदर अंदर आपने कितना खतरनाक हमला, जो जानलेवा हमला था, उसको एग्जीक्यूट करा दिया। आपने उसको समय क्यों नहीं दिया? आपने उसको वार्निंग क्यों नहीं दी? पंजाब में कई सिंगर, परमीश वर्मा जैसे, या फिर इवन करण औजला जिसका उन्होंने जिक्र किया था, ऐसे सिंगर्स के घरों के बाहर गोलियां चली हैं। इन लोगों को वार्न किया गया है, इन लोगों से फिरौती मांगने का एक तरीका रहा इन गैंगस्टर्स का। सो इन सभी चीजों को ना करते हुए सीधा सिद्धू मूसेवाला पर इतना बड़ा जानलेवा घातक हमला, इस चीज का भी कोई स्पष्ट जवाब गोल्डी बराड़ के पास नहीं था। सो ले दे के ये जो पूरी बातचीत थी, यानी कि विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्याकांड के पीछे सिद्धू मूसेवाला का हाथ था या फिर उसकी भूमिका थी, इस चीज को एस्टैब्लिश कहीं भी हम होता नहीं देख पा रहे और ना ही गोल्डी बराड़ इस चीज को कन्विंसिंगली स्थापित कर पाया। हाँ, ये उसकी धारणा हो सकती है, उसके गैंग की ये सोच हो सकती है, उनकी कोई अपनी ऐसी इंटरनल इनपुट हो सकती है जो कि ना तो वो हमसे शेयर कर पाया, ना ही वो पब्लिक डोमेन पे ला पाए। सो ऐसी परिस्थितियों में जब तक पुलिस की जांच इस केस में मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक किसी भी शख्स को, इवन फॉर दैट मैटर अगर शगनप्रीत, जो कि बेशक ऑस्ट्रेलिया में भागा हुआ है, लेकिन उसकी भी भूमिका जब तक क्लियर नहीं हो जाती, तब तक जानलेवा हमला करने का कोई औचित्य या कोई मतलब था ही नहीं। और इन एनी विच वेज किसी भी तरीके से किसी की जान लेना, उस पर कोई घातक हमला करना, इस देश में इस न्याय व्यवस्था के हिसाब से बिल्कुल गलत है। सो ऐसी परिस्थितियों में मैं इस एक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से ये उम्मीद तो नहीं कर सकता कि भारत के न्याय और न्यायपालिका के मापदंडों को वो मानेगा, लेकिन जिस तरीके से वो तर्क दे रहा था कि हमने पुलिस को और सभी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां थी उनको मौका दिया और अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया तो फिर हमने अपने भाइयों का बदला ले लिया। इन हालातों में धारणा गोल्डी बराड़ या उसके गैंग की रही हो सकती है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को विक्की मिड्डू खेड़ा हत्याकांड के साथ जोड़कर देखना बिल्कुल गैर वाजिब था। और इस चीज के संबंध में इन सभी बातों के बाबत पूछे गए सवालों को स्किप किया गोल्डी बराड़ ने। आखिर में मैंने उससे तीसरी बार जब सप्लीमेंट्री सवाल पूछा था तो यह भी पूछा था कि आप लोगों की प्लानिंग पहले थी और आप लोगों को एक बहाना चाहिए था और विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर केस को आपने बहाना बनाया। तो उस पर भी उसने बातें वही पुरानी अपनी रंजिशों की, पुरानी जो गैंग की एक आपसी राइवलरी थी, उस तक ही जोड़ी। सो विक्की मिड्डू खेड़ा का ये पहला एस्पेक्ट था जिस पर काफी डिटेल बातचीत गोल्डी बराड़ के साथ हुई। जो उसने कहा मैंने आपको वो बताया। उसमें साफ ये होता है कि ये एक क्रेडिबल रीजन नहीं था, ये एक ऐसा बड़ा कारण नहीं था जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया जा सकता था या टारगेट किया जाना चाहिए था। तो सफिशिएंटली वो एक अलग बात है कि टारगेट तो वो हुए, हत्या तो उनकी हुई, ये तो एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसा कड़वा सच है जो कि हमें देखना ही पड़ा। विक्की मिड्डू खेड़ा के इस केस के बाद अब मैं बात करूंगा गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़, जिनका कि अक्टूबर 2020 में मर्डर हुआ था। इनकी जो हत्या थी वो चंडीगढ़ में की गई थी और गोल्डी बराड़ ने गुरलाल बराड़ की हत्या के पीछे भी सिद्धू मूसेवाला की कथित भूमिका का जिक्र किया। हालांकि इस चीज को समझना, मानना बहुत मुश्किल है
क्योंकि मैं ये बता दूं कि गुरलाल बराड़ की चंडीगढ़ में हत्या जो करवाई थी वो लक्की पटियाल गैंगस्टर ने करवाई थी। लक्की पटियाल के शूटर नीरज चस्का और एक मान नाम का शूटर थे, कुछ और उनके जो फैसिलिटेटर थे। ये चंडीगढ़ के काफ़ी पॉश इलाके में हत्या की गई थी। गुरलाल बराड़ बेसिकली एक बॉडी बिल्डर था जो कि जैतो के इलाके में सट्टेबाजी का काम करता था, और देवेंद्र बंबीहा का एक गैंगस्टर था लवी देवड़ा, जिसके साथ गुरलाल बराड़ का 36 का आंकड़ा था। और सट्टे की मार्केट और उस पर कब्जे को लेकर जैतों और इन इलाकों में, फरीदकोट और इस बेल्ट में, मालवा की इस बेल्ट में सट्टे के और जुए के कारोबार पर कब्जा करने के लिए इन लोगों में डिफरेंसेस थे। यानी कि लवी देवड़ा बंबीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गुरलाल बराड़, जो कि गोल्डी बराड़ का भाई था, चाचे ताए के दोनों ये बेटे थे। ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले लवी देवड़ा को 2020 से कुछ साल पहले, तकरीबन 2-2.5 साल पहले मार दिया गया था। लवी देवड़ा को लॉरेंस बिश्नोई के जो शार्प शूटर थे भेजे गए थे, जिसमें भोला शूटर नाम का एक गैंगस्टर था, जिसकी 2 या 3 महीने पहले एक जेल में ड्रग की ओवरडोज से मौत हुई है। हालांकि इस लवी देवड़ा केस में बहुत से जो आरोपी थे वो बाद में एक्विट कर दिए गए थे, यानी कि उनकी कोई भी दोष स्थापित नहीं हो पाया था। लेकिन लवी देवड़ा का मर्डर लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टरों की तरफ से कराया गया था। कोर्ट में बहुत से सबूत या जो एविडेंसेस थे वो जुटाए नहीं जा सके। अक्सर ऐसे केसेस में गैंगस्टरों के खिलाफ गवाहियां नहीं दी जा पाती, जिस कारण से ये लोग बच निकलते हैं। सो लवी देवड़ा केस में ज्यादातर लोग बच निकले थे, और उसके कुछ ही देर बाद, तकरीबन 1 महीने बाद, भोला शूटर ड्रग्स ओवरडोज के कारण जेल में मारा जाता है। लवी देवड़ा की उस मौत, जो कि लॉरेंस गैंग की तरफ से करवाई गई थी हत्या, उसके बदले के रूप में गुरलाल बराड़ को मारा गया था। लेकिन गोल्डी बराड़ ने जो कल तार छेड़ा वो ये कहा कि गुरलाल बराड़, ये बात मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट में बताई थी कि उसका दावा ये था कि एक पंजाबी सिंगर अफसाना खान के साथ गुरलाल बराड़, जिसने कि अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोली थी, उसने उसको साइन किया था। एक जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही फ्रैंक बातचीत में, ज़्यादा सीरियस वो बातचीत नहीं थी, लेकिन गुरलाल बराड़ ने एक अफसाना खान को ये जिक्र किया कि सिद्धू मूसेवाला पंगे ना लिया करे और लॉरेंस बिश्नोई उसको ख़त्म कर सकता है। इस तरीके की कोई लाइटली बात उसने कर दी, जिसके बाद कि ये चीज़ ट्रेवल की। इस चीज़ को जब सिद्धू मूसेवाला के ज़रिए कहीं और ट्रेवल किया गया, तो लक्की पटियाल का फ़ोन या उसके कुछ लोगों ने जो फ़ोन किया वो गुरलाल बराड़ को फ़ोन किया। उसको फ़ोन पर थोड़ा सा डांटा गया या धमकाया गया, जिसके कुछ दिन बाद उसकी हत्या हो गई। अब गोल्डी बराड़ का यह दावा है कि इस हत्याकांड, यानी कि गुरलाल बराड़ जो कि उसका अपना भाई था, उसकी हत्याकांड के पीछे भी सिद्धू मूसेवाला था, जो कि गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि उस वक्त जो एक बड़ा कारण आया था, और ये चीज़ें तफ्तीश में भी आई हैं। कभी भी ये वाला एंगल जो गोल्डी बराड़ ने नई बातचीत की है, अब अंदर की कोई ऐसी बात हो जो कि हमें आपको नहीं पता, इसका मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई, गुरलाल बराड़ की हत्या जो हुई, लक्की पटियाल ने जो कराई, उसका बड़ा कारण था कि बंबीहा गैंग के लवी देवड़ा को मारा गया था। उसके जवाब में गुरलाल बराड़ को मारा गया था, ना कि गुरलाल जो बराड़ है उसने कोई सिद्धू मूसेवाला के बारे में कोई ऐसी बात कर दी थी। सो ये एक ऐसी बातचीत है जो कि गोल्डी बराड़ का दावा है। इसमें कितना वजन है ये अब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एज पर माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ये एक कारण नहीं था गुरलाल बराड़ की हत्या का। सो इस चीज को भी उस तरीके से जोड़ के, जिस तरीके से गोल्डी बराड़ देख रहे हैं, और एक सीरीज में उन्होंने कई एलिगेशन लगाए सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ। सो उनमें से ये दूसरा रीजन था, जो कि डायरेक्टली वो कहते हैं कि उनके भाइयों के साथ लिंक था। उस केस को भी हम इतनी मजबूती से जुड़ता हुआ आपस में नहीं देख सकते। वो एक अलग बात है कि इसको जोड़ा गया और इसको एक बेस बनाकर, कारण बताकर सिद्धू मूसेवाला को मारने का एक जो अपना एक्ट है, यानी कि अपनी वो कार्रवाई है, उसको ये लोग किसी तरीके से जस्टिफाई करना चाहते हैं। तीसरा जो बड़ा कारण इस पूरी की पूरी बातचीत में जो उभर कर आया वो ये था, जो कि गोल्डी बराड़ का ही दावा था कि सिद्धू मूसेवाला हमारे एंटी गैंग के साथ चला करता था। अभी गोल्डी बराड़ का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला एंटी गैंग कौन सा है? एंटी गैंग है देवेंद्र बंबीहा का गैंग, एंटी गैंग है सुखप्रीत बुड्ढा, दिलप्रीत बाबा और लक्की पटियाल का गैंग। ये एक अलग लीग है, ये सब लोग अलग से चलते हैं, और लॉरेंस बिश्नोई की एक अलग लीग चलती है। आपस में इनका 36 का आंकड़ा है कुछ कारणों से, पिछले कई सालों से। सो इस चीज को मानने के लिए हमारे पास कुछ चीजें या कुछ तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि एक ऐसा समय था जब सिद्धू मूसेवाला को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। म्यूज़िक इंडस्ट्री में जब उसका उभार होता है और म्यूज़िक में जो उसके इनिशियल कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो घाटे का सौदा होते हैं, और सिद्धू कुछ म्यूज़िक माफिया पर कंट्रोल करने वाले लोगों के चंगुल में फंस गया था। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने अपनी एक अलग कंपनी खोल के अपना एक अलग यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिस पर उसने अपने वीडियोस वगैरह डालने शुरू किए। ये एक एग्रीमेंट की वायलेशन भी थी, जिसके बाद जो म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ दबंग लोग थे, हालांकि इस पूरे के पूरे टॉपिक
को मैं अपनी 2 या 3 रिपोर्ट के बाद टच करूंगा, डिटेल में टच करूंगा, विद फैक्ट्स टच करूंगा। लेकिन उस पूरी की पूरी लड़ाई में सिद्धू मूसेवाला को कहीं ना कहीं से समर्थन या प्रोटेक्शन मिलना था। और ये समर्थन इसलिए नहीं था कि सिद्धू मूसेवाला किसी गैंगस्टर के साथ जुड़ा हुआ था या उसकी कोई गतिविधियां गलत थी। वो तो एक सिंगर था और अपना काम कर रहा था। लेकिन अगर उस नाजुक समय में, जबकि उसकी कोई बैकअप, कोई सपोर्ट, कोई पॉलिटिशियन या कोई उस तरीके से उसके पास एक जिसे कहते हैं कि एक फॉल बैक मैकेनिज्म नहीं था, उन हालातों में उसके कुछ ऐसे साथी रहे हो सकते हैं जिनके लिंक्स बम्बीहा या और गैंगस्टर्स के साथ रहे हों। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला इन गैंग्स के साथ लिंक्ड था या वो इनकी गतिविधियों में इन्वॉल्व था या फिर इनको इस तरीके से सपोर्ट दे रहा था। हालांकि गोल्डी बराड़ तो लगातार कह रहे हैं कि पैसे या फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाद में सिद्धू मूसेवाला उनकी मदद करते रहे। सुखप्रीत हुड्डा के साथ सिद्धू मूसेवाला के कथित लिंक्स को लेकर उसने कई बातें कही। लेकिन ये एक फैक्ट है कि जो बड़ा कारण है, क्योंकि खरी मैं बात आपसे बाद में करूंगा, लेकिन जो बड़ा कारण माना गया इस आपस की दुश्मनी का, मैं इसके टर्म यूज करूंगा दुश्मनी, इस दुश्मनी का एक बड़ा कारण यही था कि सिद्धू मूसेवाला की जो अलाइनमेंट थी या वो जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आगे झुक नहीं रहा था, या उनको पहले उन्होंने फिरौती की मांग की, वो फिरौती नहीं दी, चलो फिरौती के बाद आपस में बैठ कर बातचीत करने का जो जिक्र हुआ, और ये गोल्डी बराड़ ने मेरे को बताया, ये पहली बार शायद बात सामने आई है, गोल्डी बराड़ ने अपने मुंह से बोली है कि जब लॉरेंस बिश्नोई लगातार सिद्धू मूसेवाला को धमकियां दे रहा था तो विक्की मिड्डू खेड़ा ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, और विक्की मिड्डू खेड़ा जब तक जिंदा रहा तब तक वो बचाता रहा सिद्धू मूसेवाला को, क्योंकि लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला को विक्की मिड्डू खेड़ा समझाता रहा कि तुम इनसे भी बना के रखो और दूसरे वालों से बना के रखो, न्यूट्रल रह के चलो। ये अब गोल्डी बराड़ बातें कर रहा है। एक तरफ जहां सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई के सामने झुकने और उसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था, वहीं मिड्डू खेड़ा उसको ये समझा रहा था कि वो न्यूट्रल रहकर चले, माफी मांगे, ताकि वो अपना काम शांति से कर सके। ऐसे में इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला द्वारा कुछ ऐसे गीत गाए गए, लिखे गए या उनमें वो फीचर हुए जिसमें कि बम्बीहा बोले का वो गाना था जो कि आज से 1 साल पहले बना है। हालांकि बहुत लोग कंटेस्ट करते हैं कि बम्बीहा बोले देवेंद्र बम्बीहा गैंगस्टर पर आधारित नहीं था, लेकिन इस गाने के जरिए ये जो आपसी जो तलखी थी और बढ़ी, एक दूसरे को जैसे कहते हैं कि क्रिप्टिक मोड में, कोडेड मोड में जो चुनौतियां या चैलेंजेस फेंकने का सिलसिला आगे बढ़ा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस कुछ चैनलों पर मैंने देखा है कि बम्बीहा बोले गाने की वजह से दुश्मनी बढ़ी, लेकिन बम्बीहा बोले गाने के 1 महीने के बाद एक और गाना जो कि लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित था, जोधपुर जो पैंदी जट दी जोधपुर पेशी, जो कि देसी क्रू द्वारा बनाया गया था, तो वो भी गाना आ गया था। सो ये भी कोई कारण नहीं है कि अगर देवेंद्र बम्बीहा पर बने गाने बम्बीहा बोले पर एक गाना किसी ने गा दिया या सिद्धू मूसेवाला उसमें फीचर कर गए तो उसके 1 महीने के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर भी गाना बन गया। ये कोई कारण और आधार नहीं है एक दूसरे को निशाना बनाने का या इस तरीके की आपसी तलखी का। लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि गैंगवार के इस क्रॉस फायर में सिद्धू मूसेवाला लगातार धंसते और फंसते जा रहे थे और लोग उनको आगाह भी कर रहे थे और उनसे बार बार यही सब कह रहे थे कि वो एक ग्रुप के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई ना हो। बेशक उनका कोई भी ऐसी गतिविधि से लेना देना नहीं था, लेकिन उनकी जो आइडेंटिफिकेशन एक ग्रुप के साथ और लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो दुश्मनी थी वो एक वजह थी। और गोल्डी बराड़ के साथ इस पूरी की पूरी बातचीत में ये चीज उभर कर बार बार गोल्डी बराड़ ने इस चीज का जिक्र किया कि हमारे एंटी लोगों के साथ चलता था, हमारे एंटी जो ग्रुप के जो गैंगस्टर थे वो कुछ ऐसे लोगों को धमकियां देते थे जिनका इनसे भी कुछ लेना देना नहीं था। कहने की उसकी ये बात थी कि भी सिद्धू मूसेवाला के इशारे पर या उसके कहने पर जो और कुछ गैंग्स हैं वो लोगों को, सिंगर्स को धमकियां देते थे। और वो कह रहा था कि मैं ऐसे 5, 6, 7, 8 सिंगर्स का आपको नाम दे सकता हूं, आप कॉन्फिडेंशियली उनसे पूछ सकते हैं, ये सारी बातें थी। लेकिन इस चीज को मानने का हमारे पास क्या आधार है और इस चीज का क्या बेस है? सिद्धू मूसेवाला कोई गैंगस्टर नहीं था, उसके अगर संबंध किसी ग्रुप के साथ रहे होंगे किसी समय, क्या ये एक सफिशिएंट कारण है कि उसको इतनी दर्दनाक मौत दी जाए या उसकी हत्या कर दी जाए? ये बात भी समझ से परे है। हालांकि इन सभी बातों में ये चीजें स्थापित होती जरूर नजर आई कि एक कोई घटना या एक कोई कारण नहीं था सिद्धू मूसेवाला की मौत था, बल्कि एक सीरीज थी, एक पाइलअप हो रहा था। सो पहले विक्की मिड्डू खेड़ा, फिर गुरलाल बराड़, फिर जो गैंग राइवलरी थी, अलग अलग गैंग्स के आपस की वॉर थी। ये 3 बड़े कारण जो थे इस इंटरव्यू में डिस्कस किए गए, गोल्डी बराड़ ने इनका जिक्र किया। इसके अलावा 2-3 और बातें हैं जो कि गोल्डी बराड़ ने कही, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने यानी कि गोल्डी बराड़ ने अपने ही साथी और अजीज रहे विक्की मिड्डू खेड़ा की भूमिका पर काफी रोशनी
डाल दी। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये जानबूझ के उसने डाली या अनजाने में डाल गया, लेकिन वो ये कह गया कि विक्की मिट्टू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई के और सिद्धू मूसेवाला के बीच में मध्यस्थता करवा रहा था, यानी कि इंटरमीडिएरी था और लॉरेंस से माफी क्यों सिद्धू मूसेवाला से मंगवाना चाहता था। इसके अलावा गोल्डी बराड़ ये भी दावा कर रहा है कि जो विक्की मिट्टू खेड़ा है वो ही लक्की पटियाल, जो कि एक गैंगस्टर है, आर्मेनिया बेस्ड गैंगस्टर है, इस वक्त माना जा रहा है कि वो आर्मेनिया में हो सकता है, उसको भारत से भगाने में विक्की मिट्टू खेड़ा का रोल था। जबकि इस बात में कितना वजन है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि इनका आपस में काफी दुश्मनी थी लक्की पटियाल और विक्की मिट्टू खेड़ा की। सो विक्की मिट्टू खेड़ा ने ही लक्की पटियाल को भारत से बाहर भगाया और बाद में विक्की मिट्टू खेड़ा को जो शूटर मार के जाते हैं, जो मॉड्यूल जिनसे उसकी हत्या अगस्त 2021 में करवाई जाती है, और इसके बाद इस हत्या की जिम्मेवारी लक्की पटियाल का गैंग लेता है। सो क्या कारण था, ये सारी चीजें इलॉजिकल मेरे को नजर आ रही हैं, लेकिन ये दावा गोल्डी बराड़ का था कि विक्की मिट्टू खेड़ा लक्की पटियाल को विदेश में भागने की मदद करता है। विक्की मिट्टू खेड़ा ही लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगने की बात सिद्धू मूसेवाला को कहता है। इसका मतलब ये है कि आखिर विक्की मिट्टू खेड़ा खुद क्या था। वो एक अकाली दल का लीडर था, एक यूथ लीडर था, पहले वो स्टूडेंट लीडर था, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह इन गैंगस्टरों का क्लासमेट रहा या इनके सीनियर रहे। कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस होते हैं उसमें वो बहुत एक एक्टिव वर्कर भी था, लीडर भी था। और विक्की मिट्टू खेड़ा एक एस्टेब्लिश्ड अच्छा उसका सहचार जिसे कहते हैं, अच्छी उसकी कोऑर्डिनेशन थी, नेटवर्किंग अच्छी थी। लेकिन आखिर अगर वो इतने बड़े गैंगस्टरों लॉरेंस या फिर पटियाल जैसों को से बातचीत कर रहा है, उनको देश विदेश में हेल्प मुहैया करा रहा है, तो विक्की मिट्टू खेड़ा का किरदार क्या था। सो गोल्डी बराड़ ने जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के बारे में कई बातें की जो कि इस वक्त जिंदा नहीं है, अपनी इन बातों का जवाब वो नहीं दे सकते, उसी तरीके से विक्की मिट्टू खेड़ा की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। और समझ में आता है कि ये स्टूडेंट लीडर क्या एक स्टूडेंट लीडर या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था, या फिर एक ऐसा शख्स था जिसका एक ड्यूबियस रोल था। सो ये चीजें भी अपने आप में बहुत इन्वेस्टिगेशन या प्रोब मांगती हैं। सो ये एक अलग एस्पेक्ट था जिसको कि इस इंटरव्यू में टच किया गया। इसके अलावा दो बातों को मैं और जिक्र करूंगा, क्योंकि इसके बाद की जो रिपोर्ट्स है उसमें दो बहुत बड़े नुक्तों को मैं डिटेल में टच करना चाहूंगा। एक जिक्र आया था इसमें कि सिद्धू मूसेवाला के लिए, उसकी सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले कुछ लोग थे, एक मनदीप धालीवाल और अर्शदीप भुल्लर का नाम आया था। जो अर्शदीप भुल्लर है, बताया गया था गोल्ड मीडिया का एक शख्स है, गोल्डी बराड़ ने इसका जिक्र किया था कि ये सिद्धू मूसेवाला के लिए काम करते थे। लेकिन ये एक फैक्ट है कि विक्की मिट्टू खेड़ा के मर्डर केस से अर्शदीप भुल्लर, इसका नाम अर्शदीप भुल्लर नहीं है बल्कि अर्शदीप बोपाराय है, इसका कोई लेना देना नहीं था। अर्शदीप बोपाराय पर 3 अलग केस हुए थे। परमीश वर्मा पर गोलियां चली थी, उस केस में उसको नामजद किया गया, लेकिन उसका नाम क्लियर हो रहा है। गिप्पी गरेवाल को धमकी देने के केस में भी अर्शदीप बोपाराय का नाम आया था, लेकिन उसमें बाद में गिप्पी जो गरेवाल है, पंजाब के सिंगर है, उन्होंने अपना हल्फनामा दे दिया और उन्होंने कह दिया कि उनकी जो शिकायत थी उसमें कहीं भी अर्शदीप की भूमिका का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। सो संभवतः इस केस में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और तीसरा एक और केस था जिसमें कि गैंगस्टरों द्वारा संचालित कुछ कंपनियां, जिनमें से कि एक कंपनी थी ठग लाइफ और एक और कंपनी थी, इन कंपनियों पर कुछ केस मुकदमेबाजी हुई थी। इस केस में मनदीप धालीवाल और अर्शदीप, ये जो बोपाराय है, इसको अरेस्ट किया गया। इसको जो पेश करवाने की बात गोल्डी बराड़ कह रहा है कि एक बाबा संधू और कुछ और लोगों ने मिलकर पिछले साल पिछली सरकार में इनको पुलिस के पास पेश करवाया, इनका आत्मसमर्पण करवाया और इनको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन विक्की मिट्टू खेड़ा केस में नहीं हुई। ये बात उसकी सही है, लेकिन इन लोगों को एक अलग केस में पकड़ा गया था। कभी भी ये लोग विक्की मिट्टू खेड़ा के केस में नामजद नहीं किए गए। सो अर्शदीप जो जिसकी बात उसने की थी, काफी हद तक वो मैंने बात फैक्ट वेरीफाई किए हैं, वो लड़के का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। जहां तक रही मनदीप सिंह धालीवाल की बात, ये भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लीडर रहा है और ये दावा इसका था गोल्डी बराड़ का कि सिद्धू मूसेवाला की कैंपेन में ये लड़का गया। ये बात सही है, इस बात में प्रमाणिकता है, इस बात को एस्टैब्लिश किया जा सकता है कि वो लड़का सिद्धू मूसेवाला के लिए काम कर रहा था। लेकिन किसी भी तरीके से इन दोनों का नाम विक्की मिट्टू खेड़ा के मर्डर केस में उस तरीके से नहीं आ रहा था। तो जब इनका नाम ही नहीं आ रहा था तो सिद्धू मूसेवाला के साथ इस सारी बातचीत का जुड़ना ये काफी हद तक संभव ही नहीं है। सो ये बात भी किस तरीके से जोड़ दी गई या उसको जोड़ के देखा जा रहा है गोल्डी बराड़ या उसके जो गैंग के साथी हैं, ये अपने आप में कई और सवाल खड़े करती है। इसके अलावा गोल्डी बराड़ के साथ इस पूरी की पूरी बातचीत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केस का जिक्र हुआ। हालांकि गोल्डी बराड़ ने इस मामले में भी सिद्धू मूसेवाला पर एक इल्जाम लगा दिया जो कि सही नहीं है।
सिद्धू मूसेवाला की एक फंक्शन के दौरान या उस फंक्शन से पहले एक होटल में गोली चलती है। गोल्डी बराड़ ने इसको एक अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि गोली सिद्धू मूसेवाला की पिस्तौल से चली। ये एक फैक्ट है कि एक गोली चली थी। एक सरबी गरेवाल नाम का लड़का था, लुधियाना के कुंभ कलां का रहने वाला। इस एक्सीडेंटल फायर के केस में उसकी मौत हो गई थी। मोहाली में एक होटल में ये घटना हुई थी, लेकिन इसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम उस तरीके से नहीं आया था। हालांकि गोल्डी बराड़ कह रहे हैं कि जी ये के इस केस की जिम्मेवारी जो उनका एंटी गैंग है उनके कुछ मेंबर्स ने अपने सिर ले ली थी। सो इस बात की प्रमाणिकता को भी ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस में एक एक्सीडेंटल फायर का मामला था। गोल्डी बराड़ ये दर्शाना चाह रहे थे कि ये सिद्धू मूसेवाला के हाथ से हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये क्लियर कट एक्सीडेंटल फायर का केस था जिसमें एक लड़के की मौत हुई। हाँ, जो मैंने अपनी तफ्तीश की है, जो वेरिफिकेशन की है, ये एक फैक्ट है कि जब ये गोली चलती है उस होटल में, उसके बाद उस होटल में जहां पर जो क्राइम सीन था उसको काफी हद तक क्लियर अप किया गया। मोहाली पुलिस जो उस वक्त के अफसर रहे होंगे, उन्होंने काफी मदद दी। उस पूरी की पूरी सीन ऑफ क्राइम को मॉप अप कर दिया गया था, साफ कर दिया गया था। किन कारणों से ये किया गया, ये चीज एक अलग बात है, एक अलग इन्वेस्टिगेशन मांगती है। हालांकि उस केस में जो पुलिस केस बना है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, उसमें ये एक क्लियर कट एक्सीडेंटल फायर का केस था, जिसमें बनती जो कार्रवाई थी वो की। सो किसी भी हद तक हम अगर ये कहें कि जी सिद्धू मूसेवाला ने किसी को मार दिया, तो मुझे लगता है कि वो काफी हद तक मिसलीडिंग हो सकता है। सो ये फिर एक गोल्डी बराड़ का दावा था। इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल थी, क्योंकि ये तो फैक्ट था कि ये एक एक्सीडेंटल फायर था, लेकिन जिस तरीके का कवर अप उस दिन उस होटल में हुआ, वो कई सवाल और खड़े करता है। लेकिन उसमें लोकल पुलिस की भूमिका है। हम उस चीज को सिद्धू मूसेवाला के साथ उस तरीके से रिलेट करें, मुझे लगता है कि ये भी एग्जैजुरेशन थी, यानी कि अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश। तो मुझे जितनी भी बातें मैंने आज आपसे की, या जो ये सवाल इन घटनाओं से जुड़े हुए मैंने ना सिर्फ पूछे, बल्कि खुद बखुद गोल्डी बराड़ ने बताए और उसके कुछ सप्लीमेंट्री मैंने पूछे। मैं ये जानना चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उन्होंने क्यों कराई, इसका क्या कारण था। लेकिन गोल्डी बराड़ ने इतने लंबी चौड़ी अपनी बातचीत में मुझे यह समझाया कि उनकी दुश्मनी क्या थी। अब दोनों चीजें एक तो नहीं है कि हत्या का कारण, ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसको वो विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या बता रहे हैं, लेकिन वो कारण जो है वो सफिशिएंट नहीं था। वो कारण उस तरीके से सिद्धू मूसेवाला से क्रेडिबली रिलेट ही नहीं हो पाया, और मेरे जितने भी सवाल या सप्लीमेंट्री थे उसके तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ पाए। सो वो एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन जो चीज गोल्डी बराड़ मुझे बताना चाह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि उनकी दुश्मनी क्या थी। सो दुश्मनी के कई छोटे छोटे से लेकर बहुत बड़े कारण थे, और मुझे लगा कि पिछले 3-4-5 सालों में एक बहुत लंबा चौड़ा एक स्टॉक पाइल इकट्ठा हो गया था आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का। मैं इसको गलत फहमियां कहूंगा, मैं इसको एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए, एक ऐसा तनाव कह लीजिए, जिसमें दोनों ग्रुपों द्वारा, यानी कि एक तरफ तो कुछ गैंग्स इन्वॉल्व थे, और सिद्धू मूसेवाला जिस तरीके के गीत लिख रहे थे, उनसे आपस में ये जो डिफरेंसेस थे ये रिजॉल्व होने की बजाय ये मतभेद बढ़ते गए। और विक्की मिड्डू खेड़ा अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट था, एक ट्रिगर पॉइंट था। वो एक कारण नहीं माना जा सकता, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला के लिए खतरा बढ़ चुका था, और उस खतरे और बढ़े हुए खतरे का एहसास भी काफी हद तक होना शुरू हो चुका था। चुनावों के चलते ये सब चीज़ों को महसूस नहीं किया गया, क्योंकि विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद ही सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उनको काफ़ी सिक्योरिटी मिल गई, इलेक्शन सामने आ गए, तो उन इलेक्शनों में इन गैंग्स की हिम्मत नहीं हुई कि सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया जा सके। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, उसके बाद सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए, उनकी हत्या के लिए एक एक्टिव जो प्लानिंग है, एक्टिव मॉड्यूल सक्रिय होता है। और अप्रैल के महीने में विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर की जो लीड्स मिली थी दिल्ली पुलिस से पंजाब पुलिस को, और उसमें शगुनप्रीत के नाम का वरना, इसको एक बहाना बनाकर सिद्धू मूसेवाला का कई महीनों से प्लान किया जा रहा ये जो किलिंग थी, असैसिनेशन थी, इसको अब जस्टिफाई किया जा रहा है उस विक्की मिड्डू खेड़ा के बेस पे, जो कि एक और बातचीत हो सकती है। और इसमें सिद्धू मूसेवाला का कोई डायरेक्ट लिंक है या नहीं है, ये चीज मैं तब तक मानने को तैयार नहीं हूं, या शायद कोई भी ना माने, या बहुत से लोग ना माने, जब तक पंजाब पुलिस की विक्की मिड्डू खेड़ा केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। वो शूटर हाथ में है, वो सारे लोग हाथ में है, मिसिंग कड़ी शगुनप्रीत है। जब तक शगुनप्रीत हाथ में नहीं आता, या फिर पुलिस अपनी तरफ से इस चीज को नहीं मान लेती कि सिद्धू मूसेवाला की इस घटना वारदात में कोई भी भूमिका नहीं थी, इस प्लानिंग में उनका कोई रोल नहीं था, या फिर उनका रोल था,
जब तक ये क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक इन सब चीज़ों को बेस बनाना, आधार बनाना सिद्धू मूसेवाला पर एक कातिलाना हमले का, ये बिल्कुल गैर वाजिब था, गैर जायज़ था और इस चीज़ को ना तो बर्दाश्त किया जा सकता है और ना ही इस चीज़ को कन्विंसिंगली माना जा सकता है। बेशक फिर गोल्डी बराड़ जो भी लॉजिक अपना देना चाहें वो देते रहें। सो ये थी मेरे उन तकरीबन 5 से 6 नुक्तों की बातचीत जो कि आज मैं आपके सामने उस एक्सप्लेनर के रूप में लेकर हाजिर हुआ। 2 बहुत बड़े पॉइंट हैं, उन पर 2 अलग-अलग रिपोर्ट्स मैं बनाऊंगा क्योंकि जो बातें गोल्डी बराड़ से निकली हैं वो बहुत मेजर इंटरव्यू था। बेशक लोग उसको अलग नज़रिए से देखेंगे, सिद्धू मूसेवाला के फैंस या वो लोग जो कि अपराध जगत या इन्वेस्टिगेशन से जुटे हैं, इन सब के लिए उस रिपोर्ट और उस इंटरव्यू के अलग-अलग मायने हैं। मेरे लिए भी इसके एक अलग मायने हैं जो कि मैं अपने तरीके से इस चीज़ को एनालाइज करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा और आने वाली मेरी 2 या 3 जो रिपोर्ट्स होंगी वो उन बातों से उभरी होंगी जो कि गोल्डी बराड़ ने इन रिपोर्ट्स में की, जो कि बहुत बड़े ट्रेंड्स को, अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा पैटर्न शिफ्ट हुआ है उसकी ओर इशारा करती हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री की एक डार्क अंडरबेली के बारे में भी बहुत एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो कि मैं बहुत जल्दी लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज की रिपोर्ट में यही कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।